Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ehlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी की 2026 की परीक्षा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए। इस YouTube चैनल पे आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के सिलेबस का जो पार्ट 2 है सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान उसका कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है। शुरुआत हमने की है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान से और यहाँ पे आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में कराया जा रहा है ये सिलेबस, यानी कि बाइलिंगुअल क्लासेस आपको यहाँ देखने को मिलेंगी और ये पब्लिकली यूट्यूब चैनल पे सारी वीडियोस फ्री हैं आपके लिए। ये आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का नाम है यूपीपीएससी HEO 2026 प्रिपरेशन। ठीक है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान की हमारी 8 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम करेंगे क्लास नंबर 9। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ हम अपना यूपीपीएससी द्वारा दिया गया सिलेबस फॉलो कर रहे हैं स्ट्रिक्टली। तो इसमें हमारे जो टॉपिक हो चुके हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमारा हो गया, फिफ्थ हो गया, ये सब टॉपिक हो चुके हैं और ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने नहीं देखा है तो। और आज की क्लास में हम करेंगे मनोवैज्ञानिक आकलन यानी कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट और ये टॉपिक हमारा आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। सो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। यानी कि मनोवैज्ञानिक आपके सिलेबस में इसको आकलन दिया हुआ है। इसका जो बिल्कुल सही शब्द है वो है मूल्यांकन। ठीक है, आकलन भी इसके अंदर होता है लेकिन मूल्यांकन बड़ी टर्म है उसकी बजाय, तो सही शब्द मूल्यांकन है। आप चाहें तो इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग आकलन से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है साइकोलॉजिकल असेसमेंट यानी मूल्यांकन करना। किसका मूल्यांकन करना? मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किसका करेंगे हम यहाँ पे? हम यहाँ करेंगे मनोवैज्ञानिक गुणों का। ठीक है, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का। हम अभी देखेंगे क्लास में आगे कि ये मनोवैज्ञानिक गुण क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है कि जो हमारे मनोवैज्ञानिक गुण होते हैं उनका हमें मूल्यांकन करना होता है, यानी कि उनकी असेसमेंट करनी होती है। और ये असेसमेंट हम क्यों करते हैं या हम कैसे करते हैं, ये सब हम आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब जगह जगह हमें जो है इस असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको याद हो, अगर हमने बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक में जब क्षेत्र पढ़े थे मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र, तो उसमें हमने बहुत सारे क्षेत्र कवर किए थे, है ना, कि मनोवैज्ञानिक के कहीं कहीं सब फील्ड्स हैं और कहीं कहीं ब्रांचेस हैं। तो उस हिसाब से मनोवैज्ञानिक का जो फील्ड है काफ़ी विस्तार रूप से फैला हुआ है। तो उसी प्रकार से जो मनोवैज्ञानिक आकलन है, मूल्यांकन है या साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, वो भी कई जगह पे अलग अलग तरीके से यूज़ होती है। उसका अलग अलग पर्पस होता है करने का और हम रिजल्ट्स को अलग तरीके से फिर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मूल्यांकन वर्ड से, असेसमेंट वर्ड से इतना तो हमें समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ हम यहाँ टेस्ट कर रहे हैं, है ना, असेस कर रहे हैं किसी चीज़ को, यानी कि टेस्ट कर रहे हैं, हम पता लगा रहे हैं कि कितनी है वो चीज़, कैसी है, कितनी है ना। तो मूल्यांकन जो होता है या असेसमेंट जो होता है उसमें एक चीज़ जो आती है वो तो आती है टेस्टिंग। ठीक है, लेकिन अगर टेस्टिंग पे ही ये ख़त्म हो जाता तो हम इसको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी बोल सकते थे। हमने असेसमेंट क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे हम टेस्टिंग के साथ साथ इवैल्यूएशन भी करते हैं। ठीक है, टेस्टिंग यानी परीक्षण हमें करना है और साथ में हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं। इवैल्यूएशन इज आकलन। ठीक है, तब जाके ये बनता है मूल्यांकन या असेसमेंट। अब इसमें होता क्या है, टेस्टिंग के द्वारा हम पता लगाते हैं कोई भी मनोवैज्ञानिक गुण
का किसी भी पर्सन के अंदर कि वो गुण कितना है, कैसा है। ठीक है, अब जब हमें पता चल गया कि वो मनोवैज्ञानिक गुण कितना है उसके अंदर, तो उसके बाद हम उसको इवेल्युएट करते हैं, यानी कि हम उसे आंकते हैं कि अब हमें जो हमारा पर्पस था, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को एक स्कूल में एडमिशन लेना है ना। बहुत सारे स्कूल्स में आपने देखा होगा कि एडमिशन के लिए भी बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है ना। तो सपोज करो उसे 8th क्लास में एडमिशन लेना है, वहाँ पे उस बच्चे का जो है इंटेलिजेंस का टेस्ट लिया जाता है। अब इंटेलिजेंस का टेस्ट, इंटेलिजेंस क्या हो गई? बुद्धि। बुद्धि एक प्रकार का आपका मनोवैज्ञानिक गुण है, यानी कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट किसका लिया, परीक्षण किसका लिया? इंटेलिजेंस का, बुद्धि का। ठीक है, अब सपोज करो उस स्कूल ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है कि हम इतने से इतने आईक्यू रेंज के बच्चों को ही टेस्ट में उनके अगर इतना आईक्यू आया तो ही हम उनको एडमिशन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ठीक है, तो अब सपोज करो किसी बच्चे का आईक्यू जो है उनकी जो रेंज थी उसके अंदर आ गया, तो उसका तो एडमिशन हो जाएगा, है ना। तो इवैल्यूएशन में क्या हुआ, उस बच्चे को एडमिशन मिल गया। अगर सपोज करो कि उस बच्चे का थोड़ा सा आगे पीछे होता, जस्ट जो उनकी रेंज है आईक्यू की स्पेसिफाइड, तो वो उस पर थोड़ा विचार कर सकते थे कि अच्छा ठीक है, इस बच्चे को हम थोड़ा सा या तो एक और मौका देते हैं टेस्ट देने का, या फिर इसको हम कुछ 2-3 दिन के लिए हम इसको कुछ क्लासेस देते हैं और फिर से इसको टेस्ट देंगे। ठीक है, तो उसमें वो बाद में कुछ ना कुछ वो उसमें इंटरवेंशन ऐड कर रहे हैं, है ना, कि इस तरीके से आप दोबारा टेस्ट देना, और उन्होंने कुछ सिखाया उसको और फिर से उसको जो है टेस्ट के ज़रिए उसको इवैल्यूएट किया कि ठीक है अब आप एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। कई बार रीटेस्ट वगैरह भी हम देते हैं ना। तो ये एक एग्जाम्पल है, इस तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और हर एग्जाम्पल में अलग अलग सिनेरियोज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा कि असेसमेंट में सबसे पहले उनके पास क्या था, एक पर्पस था, है ना। इस एग्जाम्पल की बात करें तो पर्पस क्या था, स्कूल में एडमिशन का। ठीक है, पर्पस था, इसीलिए उन्होंने असेस किया इंटेलिजेंस को। ठीक है, इंटेलिजेंस की असेसमेंट की, मूल्यांकन किया। ठीक है, इनका उद्देश्य था ये कि हमें एडमिशन करना है बच्चों का, उसके लिए उन्होंने इंटेलिजेंस का मूल्यांकन किया। मूल्यांकन करने के बाद जो है उन्होंने जो भी रिजल्ट आया उसके बेसिस पे उन्होंने प्रिडिक्शन किया। ठीक है, यानी कि पूर्व कथन किया। क्या पूर्व कथन किया? कि जो उनकी आईक्यू की रेंज में फॉल कर रहे थे बच्चे, उनका उन्होंने पूर्व कथन किया कि हाँ ये बच्चे जो है कल को हमारे स्कूल में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और पूर्व कथन के अलावा और क्या किया? इंटरवेंशन किया। इंटरवेंशन किस प्रकार से किया कि जिन बच्चों का उन्हें लगा कि जैसे सपोज थोड़े से उनकी रेंज के आसपास जिनके स्कोर आया, उनको लगा कि शायद इनको एक और मौका देना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने खुद से 2-3 क्लासेस बच्चों को थोड़ा सा गाइड किया और फिर से उनका रीटेस्ट लिया आईक्यू का, और इस तरीके से उन्होंने इंटरवेंशन किया। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो है हमारा, ये कहलाता है हमारा असेसमेंट। ठीक है, तो असेसमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे आईक्यू का हमने टेस्ट लिया ना, इंटेलिजेंस का। अगर खाली टेस्ट की बात करते हम कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, तो वो सिर्फ टेस्ट तक सीमित है। ठीक है, कि आपने किसी को एक टेस्ट दिया, उसका स्कोर आया, रिजल्ट आया, दैट्स इट। ठीक है, असेसमेंट एक बिगर टर्म है। ठीक है, बिगर अम्ब्रेला टर्म है। इसमें आपका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है अगर आप किसी को असेस कर रहे हैं तो, है ना। सबसे पहले होता है आपका पर्पस, उद्देश्य। ठीक, उस उद्देश्य के आधार पे आप लेते हैं उसका टेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद टेस्ट के आधार पे जो रिजल्ट आता है उससे आप करते हैं प्रिडिक्शन, पूर्व कथन, और ज़रूरत पड़े तो आप इंटरवेंशन भी करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है हमारा असेसमेंट का या मूल्यांकन का साइकिल रहता है। तो असेसमेंट जो है वो
इज इक्वल टू टेस्ट नहीं है, टेस्ट असेसमेंट का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, असेसमेंट हमारा पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हम तभी किसी के जो मनोवैज्ञानिक गुण हैं उनका तभी टेस्ट लेंगे जब हमारा कोई उद्देश्य होगा, है ना, कि हम क्यों ले रहे हैं भाई किसी का टेस्ट। तो हमारे पास उद्देश्य होना चाहिए और फिर हमें ये पता होना चाहिए कि इसका रिजल्ट आएगा तो अब हम उस रिजल्ट के साथ हमें क्या करना है। ठीक है, और यहाँ हम प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं कि अच्छा ये स्कोर आया तो कल को ये जो पर्सन है ये ऐसे बिहेव करेगा। ठीक है, इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, यानी कि एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक गुण है। अभी इसी क्लास में हम देखेंगे और कौन से मनोवैज्ञानिक गुण हो सकते हैं जिनका कि असेसमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको असेसमेंट का जो एक ओवरव्यू है वो मैंने समझा दिया है। अब हम थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पास पर्पस होना चाहिए, फिर हमारे पास हम उसका टेस्ट लेते हैं और फिर रिजल्ट के आधार पे हम प्रिडिक्शन करते हैं और ज़रूरत पड़े तो हम इंटरवेंशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे असेसमेंट की डेफिनेशन क्या हुई? साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज द psychological assessment is the measurement मतलब टेस्ट जो हम ले रहे हैं, नाप रहे हैं ना उस चीज को, कितना IQ है जैसे हमने उस एग्जाम्पल में देखा, एंड व्हाट एल्स? इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये है आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या कहना चाहती है, एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, पर्सन्स के अंदर कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ऑफ इंडिविजुअल्स हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का अर्थ है क्या अर्थ है? व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुण यानी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मापना और आकलन करना। व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों को मापना और आकलन करना। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म्स आपको याद रखनी है, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन से बनता है आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट। ठीक है, गुणों को मापते हैं और आकलन करते हैं, इससे बनता है मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन। ठीक है, अब जो मेजरमेंट करते हैं या जो मापते हैं वो कैसे मापते हैं, उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे जो टेस्टिंग के मेथड, जैसे कि हमने पीछे IQ टेस्ट के बारे में अभी बात की ना, तो मेजरमेंट किसके द्वारा होती है? सिस्टमेटिक या सिस्टमिक टेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, ये हमारे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं और इसमें यानी कि मापना किसके द्वारा होता है? व्यवस्थित परीक्षण विधि के द्वारा। व्यवस्थित परीक्षण विधि द्वारा। ठीक है, यहाँ पे ये परीक्षण में बड़ी की मात्रा लगा लेना। ओके, सो व्यवस्थित परीक्षण विधि द्वारा हम मापते हैं। कोई भी हमारे पास सिस्टमिक
स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, तो उसके द्वारा हम मेजरमेंट करते हैं। और इवैल्यूएशन हम किस चीज़ का करते हैं, हम जैसे इवैल्यूएशन में मैंने बताया ना कि हम बिहेवियर का प्रेडिक्शन करते हैं या उसको इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं, यानी कि कुछ अपने आप से उसमें इंटरवेंशन के द्वारा उसको सुधारने की या कुछ मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इवैल्यूएशन किसका होता है, हमारे बिहेवियर का, हमारे इंटरेस्ट का या हमारी एबिलिटीज़ का, ठीक है। इवैल्यूएशन किसका होता है यहाँ पे, इवैल्यूएशन ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट, एबिलिटीज एटसेट्रा, ठीक है। अब आईक्यू टेस्ट से, टेस्ट ने तो सिर्फ स्कोर का मतलब स्कोर बता दिया और बता दिया कि आपकी जो प्रेफर्ड रेंज है उसमें फॉल करता है कि नहीं करता है ना। अब उसके बेसिस पे उन्होंने पता लगाया ना कि भाई इस बच्चे के अंदर कितनी एबिलिटी है कल को एकेडमिक्स में परफॉर्म करने की, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने इवेल्युएट की उस बच्चे की इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आकलन किसका होता है यहाँ पे, हमारे व्यवहार का, हमारी क्षमताओं का, है ना, या हमारी योग्यताओं का, हमारी अभिरुचि का, व्यवहार, योग्यताएं या अभिरुचि, ठीक है। ये आदि, ठीक है, ऐसा नहीं है कि और नहीं है, और भी हैं, तो एटसेट्रा। ये आपको एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आपको जो है डेफिनेशन मीनिंग क्लियर हो साइकोलॉजिकल असेसमेंट का। तो अगर क्वेश्चन में आपसे सिर्फ साइकोलॉजिकल असेसमेंट का मीनिंग भी पूछा गया और उसमें ऑप्शंस हुए, तो आपको ये मीनिंग अच्छे से समझ जाना ज़रूरी है ताकि आप उसको अटेम्प्ट कर सके ठीक तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने बात की है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट की, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिक गुण क्या होते हैं, क्योंकि जो भी हम असेसमेंट कर रहे हैं वो तो इन्हीं का कर रहे हैं, है ना। ये होंगे तो हमारा असेसमेंट एग्जिस्ट करेगा ना। अगर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट या मनोवैज्ञानिक गुण ही नहीं हैं तो हम किसका मूल्यांकन करेंगे। तो एट्रीब्यूट होता क्या है, कोई भी अगर एट्रीब्यूट किसी भी इंसान के अंदर है तो ये समझ लो कि उसे एसेस किया जा सकता है, ठीक है। एनी एट्रीब्यूट इज सेड टू बी प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल ओनली इफ वी कैन मेजर इट यूजिंग साइंटिफिक प्रोसीजर्स, ठीक है। अगर हम साइंटिफिक प्रोसीजर्स के द्वारा उस चीज़ को मेजर कर सकते हैं तभी हम कहेंगे कि ये एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है इस इंसान के अंदर, ठीक है। लेमैन लैंग्वेज में हम नहीं कह सकते कि ये चीज़ ऐसे है वैसे है, नहीं। अगर हम किसी साइंटिफिक प्रोसेस को यूज़ करके उस पर्टिकुलर गुण को, मनोवैज्ञानिक गुण को अगर हम माप सकते हैं, अगर हम उसका आकलन कर सकते हैं, हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, तो ही वो कहलाएगा मनोवैज्ञानिक गुण, ठीक है। सो अब थोड़ी सी बात हम करेंगे मनोवैज्ञानिक गुणों की। Any attribute is said to be present in an individual कब कहेंगे कि कोई भी एट्रीब्यूट प्रेजेंट है किसी भी पर्सन के अंदर, जब हम उसे साइंटिफिक प्रोसीजर्स के द्वारा अगर उसको एसेस कर सकते हैं, माप सकते हैं, तभी, ठीक है। इफ वी कैन मेजर इट ओनली इफ वी कैन, ठीक है, सिर्फ तभी, ओनली इफ वी कैन मेजर इट यूजिंग साइंटिफिक प्रोसीजर्स, ठीक है। यानी कि अब
मेजर कर लेंगे तो इवैल्यूएशन तो बाद में हो ही जाएगा उसका, है ना। तो साइंटिफिक प्रोसीजर्स के द्वारा हम उसको मेजर कर पाएं तभी हम कहेंगे कि ये चीज़ जो है एट्रीब्यूट है इस इंसान के अंदर, ठीक। सो एक व्यक्ति में किसी भी मनोवैज्ञानिक गुण की उपस्थिति, एक व्यक्ति में किसी भी मनोवैज्ञानिक गुण की उपस्थिति तभी मानी जाती है जब कब मानी जाती है, जब हम उसे वैज्ञानिक तौर तरीकों से जो है उसको माप सकें, ठीक है। जब हम उसे वैज्ञानिक विधि द्वारा माप सकें। ठीक है, तो ये है हमारा एट्रीब्यूट, ठीक है, मनोवैज्ञानिक गुण। और वो कौन कौन से हो सकते हैं, या फिर जो मेन मेजर जो होते हैं जिनका कि हम असेसमेंट करते हैं अपने साइकोलॉजी के फील्ड में, उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले असेसमेंट के बारे में एक चीज़ छोटी सी मैं यहाँ बता देती हूँ आपको कि जो असेसमेंट को जनरली जो होता है, हमारा मूल्यांकन जो होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ठीक है, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, ये दो प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो फॉर्मल असेसमेंट हो गया, यानी कि औपचारिक, एक हो गया आपका इनफॉर्मल, ठीक है, यानी कि अनौपचारिक, ठीक है। औपचारिक में क्या होता है, फॉर्मल में नाम से ही पता चल रहा है कि ये तो कुछ ऐसा है जो जिसको कि प्रोफेशनली किया जा रहा है, ये ऐसा है कि जिसको कोई भी कह रहा है ना, सब्जेक्टिव रूप में। तो जो औपचारिक तरीके से, फॉर्मल तरीके से होता है, वो क्या होता है, वो वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। उसमें हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट फॉलो करते हैं। जो हमारे टेस्ट होते हैं, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, ये बहुत सारे रिसर्च के बाद एस्टेब्लिश्ड हुए होते हैं। इनकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी जो है वो एस्टेब्लिश्ड हुई होती है। उसके बाद जो है इनको लागू किया जाता है कि भाई ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट आपका बन चुका है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, मानकीकृत होते हैं, और क्या होते हैं, हमारा जो ये तरीका होता है फॉर्मल का, ये होता है ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, संगठित तरीके से, ये व्यवस्थित तरीके से जो है ये चलता है, स्टेप वाइज होता है। ऐसा नहीं है कि पहले कोई स्टेप कर लिया फिर कोई स्टेप कर लिया, नहीं, ये पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, प्रोसीजरल तरीके से होता है, तो वो होता है हमारा फॉर्मल। और जो हमारे जैसे मनोवैज्ञानिक होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं, वो ये तरीका फॉलो करते हैं फॉर्मल वाला, ठीक है। उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग मिली होती है, इस चीज़ में वो एक्सपर्ट होते हैं, तो और यही तरीका जो है वो मान्य होता है, ठीक है। इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक होता है। ये कैसा होता है, जिसमें कि हम डे टू डे लाइफ में एक नॉर्मल भी तो अब हम बात करते रहते हैं ना एक दूसरे से, तो उसमें क्या होता है, हम किसी ना किसी को कभी ना कभी जज करते रहते हैं, या किसी के बारे में भी बात करते रहते हैं कि ये इंटेलिजेंट है ना, या इसका इंटरेस्ट ड्राइंग में है, तो ऐसी ऐसी बातें हम करते रहते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ हम अपने ही विचारों के आधार पे किसी को भी हम आंक रहे हैं, है ना, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं अपने विचारों के आधार पे, अपने बिलीफ सिस्टम के आधार पे कि हम किस चीज़ को ज़्यादा कैसे मानते हैं, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यक्तिनिष्ठ, सब्जेक्टिव। और ये जो है, ये कोई ऐसे
मान्यता प्राप्त चीज़ नहीं है, साइंटिफिक चीज़ नहीं है, और इसका जो है प्रोफेशनली कोई जिक्र भी नहीं होता है। इट इज़ जस्ट कि जैसे हम आपस में बैठे होते हैं इनफॉर्मल तरीके से, हम किसी न किसी को का मूल्यांकन करते ही रहते हैं, किसी की पर्सनैलिटी का, किसी के इंटेलिजेंस का, है ना, इस तरीके से, तो वो चीज़ इसमें आ जाती है और ये होती है व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, केस टू केस, पर्सन टू पर्सन वो चीज़ डिफ़र करती है। जैसे सपोज करो, हो सकता है किसी पर्सन को आप बोलो इंटेलिजेंट है, आपके फ्रेंड बोल दे कि नहीं इतना भी इंटेलिजेंट नहीं है, है ना। तो इस तरीके से जो है हर पर्सन टू पर्सन वो चीज़ डिफ़र भी करेगी, उसका मूल्यांकन। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आईक्यू टेस्ट अगर होगा इंटेलिजेंसी का, फिर चाहे उसे मैं कंडक्ट करूँ या कोई दूसरे साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट करें, तीसरे करे, कोई भी करे, जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट मान्य होगा। उसमें ये नहीं होगा कि किसने वो कंडक्ट किया है, ठीक है, उसका असर इस चीज़ पे नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्मल यानी औपचारिक में इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे कि एक तो यहाँ पे ये होगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वस्तुनिष्ठ। यहाँ पे क्या होंगे, ये होगा स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है, मानकीकृत होगा। और क्या होगा इसमें, ऑर्गेनाइज्ड होगा, यानी कि पूरा व्यवस्थित तरीके से होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है इसमें, जैसे जो साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं वो इसमें ट्रेंड होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक, जो मनोवैज्ञानिक द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक इसका एग्जाम्पल नहीं है, मनोवैज्ञानिक द्वारा जो तरीका यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं फॉर्मल, ठीक है। तो आप पूरा लिख सकते हैं वो। इनफॉर्मल में क्या होता है, ये हो जाता है आपका सब्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे आ गया व्यक्तिनिष्ठ, ठीक है, व्यक्तिनिष्ठ होता है और ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है। जो भी असेस कर रहा है इसको, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट, या मूल्यांकन में किस तरीके से हम करते हैं। तो जो हमारा औपचारिक तरीका है वो ये होता है, और इसी तरीके से प्रोफेशनली फॉर्मली किया जाता है, और यही मान्यता प्राप्त तरीका है। ये कोई मान्यता प्राप्त चीज़ नहीं है, ये डे टू डे लाइफ में लोग ऐसे तो करते ही रहते हैं ना। तो ये चीज़ है। तो अगर अभी तक हमने जितना कर लिया आप वो नोट डाउन करना चाहते हैं तो वो नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, जो जिनकी हम यहाँ बात कर रहे थे, ठीक है। मनोवैज्ञानिक गुण जो भी मेजर आपके हैं वो हम यहाँ कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो मेन हैं वो हम कर लेंगे यहाँ पे एक बार, ठीक है। तो आप ये नोट कर सकते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक गुण, ठीक है। अब ये जो मनोवैज्ञानिक गुण होते हैं ये होते हैं मल्टी डायमेंशनल, ठीक है।
यानी कि बहुपक्षीय। इसका क्या अर्थ है कि जब हमें मतलब कि अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग डोमेन्स में ये होते हैं, ठीक है। कोई गुण ऐसा हो सकता है जैसे कि हमारे कॉग्निशन से रिलेटेड हो, संज्ञानात्मक से रिलेटेड हो, कोई हमारे सांवेगिक से रिलेटेड हो, इमोशन से रिलेटेड, कोई सोशल लाइफ से रिलेटेड हो, सामाजिक लाइफ से रिलेटेड हो। तो इस प्रकार से ये अलग अलग जो है लाइफ के डोमेन्स में होते हैं मनोवैज्ञानिक गुण, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा नहीं सोचना कि मनोवैज्ञानिक गुण है तो सिर्फ हम कॉग्निटिव संज्ञानात्मक चीज़, नो। शुरुआत में ही मैंने बताया था जब हमने पढ़ा था कि मनोवैज्ञानिक किस चीज़ की स्टडी है, कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेसेस की और व्यवहार की, है ना। तो व्यवहार हमारा हर जगह होता है, सामाजिक रूप से भी होता है, पर्सनल रूप से भी होता है ना। और कॉग्निशन में हमारे आ जाते हैं संज्ञानात्मक चीज़ें, और मेंटल में अगर हम पूरा कंप्लीट ओवरऑल देखें तो उसके अंदर संज्ञानात्मक प्लस हमारे इमोशनल चीज़ें भी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुपक्षीय होता है। तो अगर हमें किसी पर्सन को अगर कंप्लीटली एसेस करना है, अगर हमें किसी इंसान का पूर्ण रूप से मूल्यांकन करना है, तो जो है हमें उसके अलग अलग जो लाइफ के पार्ट्स हैं, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ हो गई, उसकी सोशल लाइफ, उसके इमोशंस, उसकी संज्ञानात्मक गतिविधियाँ, इन सब चीज़ों को जो है हमें मूल्यांकन करना होता है, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब यही है कि बहुपक्षीय सिर्फ ये नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है तो बस आप एक ही डायरेक्शन में एक ही चीज़ पकड़ के हम उसका मूल्यांकन कर देंगे और कह देंगे कि ये हमने कर दिया। नहीं, मल्टी डायमेंशनल ये होता है, यानी बहुपक्षीय होता है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब पहला एट्रीब्यूट है आपका इंटेलिजेंस, जिसका हमने एग्जाम्पल भी लिया था बुद्धि का, ठीक है। सो फर्स्ट एट्रीब्यूट हम यहाँ कर रहे हैं इंटेलिजेंस, ठीक है, बुद्धि। इंटेलिजेंस क्या होती है? अभी पिछली क्लास में हमने इंटेलिजेंस का ही टॉपिक किया था, तो आई होप आपको इंटेलिजेंस याद है कि क्या होती है ना। बहुत सारी हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, थ्योरीज पढ़ी थी, एंड उन सब के आधार पे अगर हम बात करें इंटेलिजेंस क्या होती है, तो ये हमारी एक प्रकार की ग्लोबल कैपेसिटी होती है, ठीक है। दुनिया को समझने की क्षमता होती है, जिसमें हम रैशनल तरीके से सोच सकते हैं बिना इन्फ्लुएंस हुए, और हम जो है जो भी चुनौतियां हमारी लाइफ में आती हैं उनसे हम उनका समाधान करने में, उनको फेस करने में हमें हेल्प मिलती है थ्रू आवर इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये होता है इंटेलिजेंस का रोल। तो इंटेलिजेंस हमारी क्या होती है? इट इज़ अ ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। अच्छा, इसमें हम पढ़ेंगे क्या? 5 जो हम यहाँ पे 5 एट्रीब्यूट करेंगे, 5 मनोवैज्ञानिक गुण करेंगे। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे? एक तो ये कि ये होता क्या है, ठीक है। उसके बाद ये, क्योंकि हम यहाँ मूल्यांकन पढ़ रहे हैं, एट्रीब्यूट पढ़ रहे हैं, हमने सबसे शुरुआत में यही बात की ना कि हम मूल्यांकन किनका करते हैं, असेसमेंट किनका करते हैं? एट्रीब्यूट्स का, गुणों का, है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कौन से मनोवैज्ञानिक गुण का हमें मूल्यांकन करना है, वो क्या होता है, और उसके मूल्यांकन करने से हमें क्या पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे हर एक गुण के बारे में, कि ये जैसे इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, ये क्या होती है, और इसको अगर हम असेस करें, इसका अगर हम मूल्यांकन करें तो हमें क्या पता चलेगा, ठीक है, कैसे वो हमारे लिए यूजफुल है ना। तो उससे हमें ये आइडिया होगा कि क्यों साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है ज़रूरी है इस पर्टिकुलर गुण की, ठीक है। सो इंटेलिजेंस क्या होता है? इट इज़ अ ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, है ना, और थिंक रैशनली। ये इंटेलिजेंस की डेफिनेशन वगैरह ये चीज़ें ना, ये आपको पॉइंट्स याद भी होने चाहिए समझ आने के साथ साथ, और अच्छे से समझ आएगा तो आपको याद हो ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो दैट किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आए, अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप आराम से उसको ठीक ही अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। एंड यूज अवेलेबल रिसोर्सेज
टू फेस द चैलेंजेस इफेक्टिवली, ठीक है, इफेक्टिवली टू ओवरकम द चैलेंजेस, ठीक है। एज इट इज याद होना हो, आपको की पॉइंट्स याद होने चाहिए। जैसे इसमें की पॉइंट क्या है, एक तो आपके दुनिया को समझने की, है ना, वर्ल्ड को समझने की क्षमता, ठीक है, लॉजिकली रैशनली सोचने की क्षमता और चुनौतियों से लड़ने की क्षमता, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो हैं इंटेलिजेंस या बुद्धि को बनाती हैं, ठीक। सो बुद्धि वह व्यापक क्षमता है जिसके द्वारा, यहाँ लिख रही हूँ मैं, बुद्धि वह व्यापक क्षमता है जिसके द्वारा क्या होता है, हम दुनिया को समझते हैं, है ना, पर्यावरण को समझा जाता है, पर्यावरण को समझना और सविवेक चिंतन करना, थिंक रैशनली, और क्या हो गया हमारा, चुनौतियों का सामना करना, कैसे, जो भी हमारे आसपास संसाधन उपलब्ध हैं उनको अच्छे से यूज करके, ठीक है, तथा उपलब्ध संसाधनों को प्रभावी रूप से, है ना, उपयोग करके चुनौतियों का सामना करना, रूप से उपयोग करके चुनौतियों का सामना करना, ठीक है। बुद्धि वह व्यापक क्षमता है जिसके द्वारा पर्यावरण को समझना, सविवेक चिंतन करना तथा उपलब्ध संसाधनों को प्रभावित रूप से प्रयोग करके चुनौतियों का सामना करना होता है या सामना किया जाता है, ठीक है, सामना किया जाता है, ठीक है। मेन पॉइंट्स आप इसमें याद कर लो बस, ये चुनौतियों का सामना करना, सविवेक चिंतन करना और पर्यावरण को समझना, ठीक है। अब ये तो हो गई कि बुद्धि क्या होती है, इंटेलिजेंस क्या होती है। अब हम इसका असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसका तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, तो इसलिए ये समझना और भी आसान होगा। तो इसका जो असेसमेंट हम कर रहे हैं, यानी कि इसको हम बुद्धि को माप रहे हैं और इसका आकलन कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, हमें किसी की भी एक ग्लोबल कैपेसिटी पता चलेगी, एक जनरल जो इंटेलिजेंस है उसका आइडिया होगा कि हाँ ये बंदा जो है जनरल रूप से जो है कितना इंटेलिजेंट है, कैसे डे टू डे लाइफ में ये परफॉर्म कर लेगा, हैंडल कर लेगा चीज़ें, है ना। तो यहाँ से हमें असेसमेंट से क्या पता चलता है, असेसमेंट से हमें, मूल्यांकन से क्या पता चलता है, ग्लोबल जनरल कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, ठीक है, ग्लोबल जनरल कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, ठीक है। किसी आप देखेंगे किसी गुण से अलग अलग चीज़ें हमें यहाँ पे हमें कॉग्निशन से रिलेटेड पता चल रही हैं चीज़ें, ठीक है। यानी कि व्यापक सामान्य मूल्यांकन से क्या पता चलेगा, हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, व्यापक सामान्य, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक सक्षमता, ठीक है, संज्ञानात्मक सक्षमता, इसका हमें मूल्यांकन से ये पता चलता है। अगर हम किसी भी पर्सन का
इंटेलिजेंस का, बुद्धि का असेसमेंट करें, मूल्यांकन करें, तो हमें उसकी व्यापक सामान्य संज्ञानात्मक क्षमता का पता चलता है। ठीक है, और इससे ही, जैसे मैंने स्कूल का एग्जाम्पल दिया, इससे कहीं ना कहीं ये आइडिया भी हो जाता है कि एक बच्चा जो है उसको स्कूल से कितना फ़ायदा होने वाला है, कि स्कूल में वो कैसा परफॉर्म करेगा, है ना। इन सब चीज़ों का आइडिया हो जाता है, क्योंकि स्कूल में भी जो हमारी इंटेलिजेंस होती है एक जनरल इंटेलिजेंस के रूप में वहाँ पे चाहिए होती है। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसा हो सकता है कि जो स्कूल की जो परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी ना हो, है ना। वैसे तो हम कह रहे हैं कि इसके रिजल्ट से हमें पता चल जाता है कि बच्चे की स्कूल की परफॉर्मेंस भी किस लेवल तक की रहेगी। अगर वो परफॉर्मेंस अगर स्कूल में अच्छी नहीं भी हुई सपोज, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ के जो और जो एरियाज़ हैं उसमें वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला इंटेलिजेंस, बुद्धि। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम करेंगे एप्टीट्यूड, यानी कि अभिक्षमता। एप्टीट्यूड, अभिक्षमता। अब ये क्या होती है? ये होती है हमारा पोटेंशियल, अंडरलाइंग पोटेंशियल। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल का जो अंडरलाइंग पोटेंशियल होता है, ठीक है, यानी कि आंतरिक रूप से जो हमारे अंदर एक क्षमता प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो होती है हमारी एप्टीट्यूड। ठीक है, और वो किस लिए होती है, मतलब उसका क्या यूज़ क्या होता है एप्टीट्यूड का? एप्टीट्यूड का बेसिक यूज़ होता है कि हम उससे जिस टाइप का हमारा एप्टीट्यूड होगा, जिस टाइप की हमारी नेचुरल कोई पोटेंशियल होगा, उस टाइप की जो स्किल्स हैं अगर हमें वो सीखनी होंगी तो हम बहुत जल्दी, बहुत आसानी से और बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से, दक्षता के साथ हम वो चीज़ सीख पाएंगे। ठीक है, सो व्हाट इज एप्टीट्यूड? इट इज़ अंडरलाइंग पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स। अंडरलाइंग potential of an individual for acquiring skills। ठीक है, यानी कि कौशल अर्जन करने के लिए किसी भी व्यक्ति की आंतरिक क्षमता। ठीक है, कौशल अर्जन करने के लिए किसी भी व्यक्ति की आंतरिक क्षमता। ठीक है, और इसको आंतरिक क्षमता को और क्या बोलते हैं? अंतर्निहित संभाव्यता। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है हमारा एप्टीट्यूड। ठीक है, तो यानी कि अगर आपके अंदर किसी चीज़ का एप्टीट्यूड प्रेजेंट है और उससे रिलेटेड अगर आपको ट्रेनिंग मिल जाए तो आप उस चीज़ में मास्टरी हासिल कर सकते हैं, है ना। अब किसी के अंदर वो एप्टीट्यूड नहीं और उसको उससे रिलेटेड ट्रेनिंग मिले तो ऑफकोर्स वो उतना नहीं परफॉर्म कर पाएगा, है ना। तो एप्टीट्यूड जो है वो बहुत मैटर करता है, स्पेशली जब हमें कोई स्किल सीखनी हो, है ना, कोई हमें नई चीज़ सीखनी हो। तो इसके असेसमेंट करने से हमें क्या पता चलता है? आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे ऐसे जो हम टेस्ट देते हैं जॉब्स वगैरह के लिए या कहीं अलग अलग जगह पे जो हमारे टेस्ट होते हैं, नेशनल लेवल के टेस्ट होते हैं, उनमें कई बार हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है ना। तो वो किस लिए लेते हैं? वो यही पता करने के लिए लेते हैं कि अच्छा इस पर्सन के अंदर, इस बच्चे के अंदर ये जो है पोटेंशियल है कि नहीं, कल को अगर हम इसको इस टाइप की ट्रेनिंग दें तो ये आगे जो है कितना परफॉर्म कर पाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है? एक तो ये कि अब इस बच्चे को कौन सी ट्रेनिंग देनी है, और दूसरा
पूर्व कथन भी, है ना, कि आगे वो हिसाब लगा लेते हैं कि अच्छा अब आगे जो है अगर हमने इसको ये ट्रेनिंग दे दी, इसके अंदर ये पोटेंशियल था, तो आगे ये और अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, है ना। जैसे इसके एग्जाम्पल्स बहुत आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे स्कूल्स में भी जब करियर गाइडेंस होती है ना, बच्चों को ये चूज़ करना होता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो वो अगर करियर काउंसलिंग के लिए कहीं जाते हैं तो वहाँ उनसे उनका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, पता लगाया जाता है कि ठीक है आपका जो अपना पोटेंशियल है वो किस चीज़ में ज़्यादा है ना। या किसी और फील्ड से रिलेटेड अगर आप देखें, जैसे आपने अगर जो शोज़ होते हैं टीवी पे आते हैं ना कई बार सिंगिंग वाले शोज़, है ना, तो उसमें आपने देखा होगा ना कि जैसे लोग आके परफॉर्म करते हैं, गाना गाते हैं, तो जजेस उनको बोलते हैं कि हाँ आप में पोटेंशियल बहुत है, आप इस चीज़ की ट्रेनिंग लो, ये करो, सीखो, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो और ट्रेनिंग लो, और फिर आप जो है इसमें और महारत हासिल कर सकते हैं, है ना, तो आगे चल के आप और ज़्यादा इसमें काबिल बनेंगे। तो क्या होता है, वो क्या पॉइंट कर रहे हैं, आपका अंडरलाइन पोटेंशियल, कि हाँ आप अच्छे हो इस चीज़ में और आप इस चीज़ की ट्रेनिंग लो, है ना। तो जब भी एप्टीट्यूड की बात आती है तो ज़्यादातर उसका जो लिंक आप देखेंगे ट्रेनिंग के साथ, स्किल्स के साथ होगा। तो ये की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। स्किल्स, ट्रेनिंग वगैरह की बात यहाँ होगी, ठीक है, कौशल अर्जन करने की बात यहाँ होगी। तो एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमता के मूल्यांकन से हमें क्या पता चलता है कि किसी भी पर्सन को हमें कौन सी ट्रेनिंग देनी है, कौन सी स्किल सिखानी है, ताकि वो जो है बेस्ट अपना परफॉर्म करे, वो चीज़ उसके लिए लाभदायक हो, ठीक है। सो यहाँ पे असेसमेंट के द्वारा हम क्या देखते हैं, यहाँ से ये डिसाइड हो पाता है कि कौन सी ट्रेनिंग, है ना। अगर आपके अंदर गाने की अच्छा पोटेंशियल है तो आपको सिंगिंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आप किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो आपको उससे रिलेटेड आपको जो है ट्रेनिंग लेनी चाहिए, है ना। तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। व्हाट एन इंडिविजुअल विल बी एबल टू डू, यहाँ से क्या पता चलता है हमें, व्हाट एन इंडिविजुअल will be able to do if provided proper training and environment, ठीक है। एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होगा, है ना। अगर ट्रेनिंग के साथ साथ उस बच्चे को या उस पर्सन को जो है एनवायरनमेंट भी अच्छा मिलना चाहिए, ठीक है। यानी कि कौन सी ट्रेनिंग दे, विच ट्रेनिंग टू गिव, ये हम यहाँ से डिसाइड करते हैं। ठीक है, यानी और क्या करते हैं हम इसके साथ साथ, हम पूर्व कथन भी करते हैं, है ना। कौन, ये यहाँ पे क्या, कौन सा परीक्षण प्रदान करें, है ना, ये पता चलता है। इसके साथ साथ क्या करते हैं हम, अब हमें पता है कि अच्छा इस बच्चे का पोटेंशियल इस चीज़ में है, हम उससे रिलेटेड उसको ट्रेनिंग देंगे और फिर हम इसका पूर्व कथन भी करेंगे कि हाँ भाई अगर इसको ये ट्रेनिंग दी गई तो कल को ये इस तरीके से बच्चा जो है परफॉर्म करेगा और एक्सेल करेगा इस चीज़ में, ठीक है। यह पूर्व कथन किया जाता है कि पूर्व कथन मतलब प्रिडिक्शन, ठीक है। कथन किया जाता है कि उचित पर्यावरण तथा परीक्षण प्रदान करने तथा परीक्षण प्रदान करने पर कोई व्यक्ति कैसे निष्पादन करेगा।
कोई व्यक्ति कैसे निष्पादन करेगा। ठीक है, तो यानी कि कैसे वो परफॉर्म करेगा, एक्ट करेगा, बिहेव करेगा अगर उसको ट्रेनिंग अच्छे से दे दी गई है तो इससे पता चलता है आपका एप्टीट्यूड असेसमेंट से। ठीक है, आपके अभी क्षमता मूल्यांकन से पता चलता है कि आपके अंदर पोटेंशियल किस चीज़ का है, तो उससे रिलेटेड आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए। ठीक है, तो थर्ड, इंटरेस्ट। यानी कि अभिरुचि। ठीक है, कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अब आपको लगेगा पोटेंशियल और इंटरेस्ट ये कहीं अलग अलग चीज़ें हैं, तो अलग अलग चीज़ें हैं ना, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपका पोटेंशियल हो उसमें आपका इंटरेस्ट भी हो। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या होता है? बेसिकली इंटरेस्ट होता है हमारी प्रेफरेंस। ठीक है, किस चीज़ को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, किस चीज़ को हम प्रेफर करते हैं ओवर अदर थिंग्स। ठीक है, अब हमें दिन में अगर 10 एक्टिविटी करनी है तो उसमें से हमारी सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड एक्टिविटी कौन सी है? वो हो गई हमारी इंटरेस्ट, हो गया हमारा प्रेफरेंस। ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे के अंदर जो है सिंगिंग का पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा, है ना, लेकिन उसको इंटरेस्ट है मतलब सपोज चेस खेलने में। ठीक है, तो वो उसका जो टाइम जाएगा, जो बहुत ज़्यादा उसकी जो एफर्ट्स जाएंगी, टाइम जाएगा, वो सब वो किस में लगाएगा? जिसमें कि उसको इंटरेस्ट होगा। हालांकि अगर उसको ट्रेनिंग मिले सिंगिंग की जिसमें कि उसका पोटेंशियल अच्छा है तो वो उसमें अच्छा कर सकता है ना, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसका इंटरेस्ट भी उसमें अच्छा हो, है ना। कई चीज़ें होती हैं ना जैसे गॉड गिफ्टेड होती हैं, पोटेंशियल की फॉर्म में होती हैं, अंडरलाइन पोटेंशियल होती है हमारे अंदर, वो हमारा पोटेंशियल होता है। हो भी सकता है दोनों चीज़ें सेम हो, ठीक है, एंड अलग अलग भी हो सकती हैं। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, हमें इनके मतलब समझ आने चाहिए। ठीक है, मतलब समझ आने के बाद आप सोच सकते हैं कि हाँ भाई, हो सकता है किसी को डांस में इंटरेस्ट भी हो और डांसिंग उसका पोटेंशियल भी अच्छा हो, उसके अंदर अंडरलाइन पोटेंशियल भी हो अच्छा डांस करने का, है ना। सो एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर अ स्पेसिफिक एक्टिविटी एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, प्रेफरेंस हम कैसे निकालते हैं कि भाई दिन में अगर आप जितनी एक्टिविटी कर रहे हो तो उसमें सबसे जो आपकी पसंदीदा एक्टिविटी है वो आपकी प्रेफरेंस है, वो आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, दूसरों के कंपैरिजन में, दूसरी एक्टिविटीज़ के कंपैरिजन में निकलती है ये चीज़। ठीक है, सो इंटरेस्ट क्या होता है? एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस या प्रेफर्ड एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर अ स्पेसिफिक एक्टिविटी एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, अदर एक्टिविटीज एज कंपेयर टू अदर एक्टिविटीज। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं ना किसी बच्चे को कि आपका पोटेंशियल इस चीज़ में ज़्यादा है, आप इस पर फोकस करो, इस पे टाइम थोड़ा लगाओ, इस पे स्किल्स लो, ट्रेनिंग्स लो, ताकि आप आगे कल को बहुत अच्छा करो, है ना। इस तरीके से कई बार देखा होगा स्कूल में टीचर्स भी ऐसे गाइड करते हैं बच्चों को कई बार, है ना। तो हो सकता है क्योंकि उस टाइम पे उस बच्चे का इंटरेस्ट कहीं और हो, है ना, तो इसलिए उसको पुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि भाई आप इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके आओ। ठीक, सो किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी विशिष्ट क्रिया को प्राथमिकता या वरीयता देना। ठीक है,
इम्पोर्टेंस देना। ठीक, अब इसका मूल्यांकन करेंगे, इसका असेसमेंट करेंगे, तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या क्या हमें उससे मिल सकता है। तो जब हमें किसी का इंटरेस्ट पता होगा, हम असेस करेंगे कि इसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो उससे हमें क्या हम आगे यूज़फुल, किस लिए यूज़फुल हो सकता है हमारे लिए, कि सपोज़ करो कि हमें कोई सब्जेक्ट लेना है ना, कोई हमें विषय अपने लिए चूज़ करना है कि मुझे आगे चल के स्पेशलाइजेशन करना है किसी चीज़ में, तो मैं ये देखूंगी ना कि मुझे क्या सब्जेक्ट पढ़ के बहुत इंटरेस्ट आता है और मेरे अंदर और इच्छा होती है कि उस सब्जेक्ट के बारे में मैं और नॉलेज लूँ, है ना। तो वहाँ पे जब हम कोर्स सिलेक्शन करते हैं, कोई सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, तब वहाँ पे हमारा इंटरेस्ट यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर हमें पता होगा कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो हम अपने लिए सही से जो है पाठ्यक्रम या जो स्ट्रीम है वो चूज़ कर पाएंगे। और इंटरेस्ट की असेसमेंट, अगर सपोज़ करो इंटरेस्ट और कौन असेस करता है आपका, जैसे जॉब है, ठीक है, जैसे इंटरव्यू ले रहा है कोई आपका, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो आपका इंटरेस्ट जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो जॉब की जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं उस जॉब की, क्या आप उस टाइप का काम करने में इंटरेस्टेड भी हैं कि नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। इंटरेस्ट का लिंक तो परफॉर्मेंस से है ना। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा वहाँ तो घंटों बैठ के हम उस काम को करेंगे, है ना। तो वो परफॉर्मेंस जो है जॉब की, उससे निर्धारित होती है इंटरेस्ट से। तो जैसे आप इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वो जानने की कोशिश करते हैं कि आपका कितना इंटरेस्ट है इस फील्ड में, है ना। या जैसे अभी भी जैसे जॉब के लिए या किसी भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं आपके, रिटर्न के बाद जब इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो आपके इंटरेस्ट को भी चेक करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे हो गया आपका अभिरुचि का मूल्यांकन। और कहाँ होता है इसकी इम्पोर्टेंस और होती है लाइफ में सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, लाइफ में संतुष्टि, जो काम हमें पसंद है अगर वही काम हमें करने को मिल जाए तो हमें बहुत ही लाइफ जो है बहुत ही सेटिस्फाइड फील होती है, बहुत ही संतुष्ट लाइफ हम जीते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है इंटरेस्ट का जो असेसमेंट है वो हमारे लिए इसलिए यूजफुल है, अभिरुचि। तो यहाँ पे इसका जो असेसमेंट होगा या मूल्यांकन, वो कैसे कैसे यूजफुल होगा, सब्जेक्ट वगैरह की चॉइस के लिए, कोर्स सिलेक्शन के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट या कोर्स सिलेक्शन, ठीक है, यानी कि विषय या पाठ्यक्रम का चयन, है ना। और क्या होगा, जॉब में परफॉर्मेंस, ठीक है, उस पे असर होगा, परफॉर्मेंस ऑन जॉब यानी कि आपकी कार्य निष्पादन। कैसा होगा, अच्छा होगा, है ना, गुड होगा ये चीज़ आपकी, अगर आप का इंटरेस्ट होगा उस चीज़ में तो। और क्या होगा, लाइफ में सेटिस्फेक्शन आएगी अगर आप इंटरेस्ट की चीज़ करोगे तो लाइफ में सेटिस्फेक्शन इन लाइफ। ठीक है, संतुष्टि, जीवन में संतुष्टि। तो जब हमें पता चल जाता है असेसमेंट के द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ज़रूरी नहीं है ना कि हर किसी को ये पता भी हो कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है। कई बार हमें इस चीज़ को भी एसेस कराने की ज़रूरत पड़ती है, इस चीज़ को टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है कि हमारा इंटरेस्ट इस चीज़ में है भी या नहीं। कई बार हमें लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती है हमारी ऐसी होती हैं जो कि हम जिन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हमें लगता है जैसे सोशल मीडिया के द्वारा या आजकल कितना ज़्यादा
वर्चुअल एनवायरनमेंट है इन द फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया या टीवी वगैरह जो भी हैं, तो वहाँ पे हमें एक अलग से ही एक लाइफ देखने को मिलती है और हमें लगता है कि शायद हमें ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, मैं ये करूँ वो करूँ, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास और हमें लगता है कि शायद इन सब चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है ना। लेकिन वो सही हम खुद वो एक तरीके से फिर वो इनफॉर्मल वाली असेसमेंट हो गई जो हमने पढ़ी थी, है ना। फॉर्मल तरीके से असेसमेंट करेंगे तो हमें सही से पता चलेगा कि हमारा इंटरेस्ट एक्चुअली में किस चीज़ में है। हो सकता है कि हमें शुरू में वो चीज़ बड़ी ही ग्लैमरस लग रही हो, अट्रैक्ट कर रही हो कि हाँ मैं ये सब्जेक्ट ले लूँ, ये स्ट्रीम ले लूँ। 2 दिन पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि अरे इसके अंदर तो ऐसी ऐसी टेक्निकल चीज़ें पढ़नी होती हैं और ये तो जो है ये टेक्निकल टर्म्स मुझे नहीं चाहिए, वो पेनफुल चीज़ नहीं चाहिए, है ना। लेकिन मेरा इंटरेस्ट है उस आउटपुट में जो कि दुनिया को दिख रहा है ना। लेकिन हो सकता है अब जैसे किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट, जब बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं तो सबको देख के लगता है कि उनकी जो लाइफस्टाइल होती है, उनकी जो प्रसिद्धि होती है, उसको देख के बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें भी क्रिकेटर बनना है ना। लेकिन जब एक्चुअली में उस प्रैक्टिस से गो थ्रू करना पड़ता है दिन रात, तब उनको लगता है कि नहीं मेरा ये इंटरेस्ट नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो गए थे उस इमेज से, ठीक। तो उनको लगा कि शायद ये मेरा इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं उनसे भूल हो गई अपने इंटरेस्ट को ठीक तरीके से असेस करने में, है ना। तो यहीं पे हमें जो है चीज़ों को साइंटिफिकली असेसमेंट की हमारी ज़रूरत होती है। तो क्योंकि कई बार आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये चीज़ तो हमें खुद को तो पता ही है हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो हम उसमें क्या असेसमेंट करें, है ना। तो हमें एक्चुअली में ज़रूरी नहीं है कि हमें ठीक से पता हो वो चीज़। तो दैट्स द रीज़न कि हमें यहाँ पे इंटरेस्ट की भी असेसमेंट की, मूल्यांकन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि इससे हमारे विषय पाठ्यक्रम के चयन में हमें हेल्प मिलती है। हम जिस जॉब के लिए कोई अगर हमें सेलेक्ट कर रहा है तो वो हमारा असेसमेंट कर लेता है इंटरेस्ट का, ताकि उसको जो है अच्छी परफॉर्मेंस मिले कल को। और हम अगर जो हमारा जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो हम करते जाते हैं लाइफ में, तो हमारे जीवन में संतुष्टि बढ़ती है, ठीक है। 3 हो गए हैं हमारे। नेक्स्ट है हमारा पर्सनैलिटी, ठीक है, व्यक्तित्व। ठीक, तो व्यक्तित्व भी एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक गुण है। ये क्या होता है, आपने देखा होगा जनरली हम कहते हैं ना कि ये पर्सन डोमिनेंट किस्म का है ना, ये पर्सन एक्सट्रोवर्ट है, ये इंट्रोवर्ट है ना, ये बहुत ही गुस्से वाला है, ये बहुत ही विनम्र इंसान है। तो इस तरीके से हम किसी न किसी को नॉर्मली भी हम किसी न किसी की पर्सनैलिटी को डिफाइन करते ही रहते हैं, है ना। तो ये पर्सनैलिटी होती क्या है बेसिकली, ये हमारे एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि अपेक्षाकृत जो स्थायी विशेषताएं होती हैं हमारे अंदर, वो बनाती हैं हमारी पर्सनैलिटी को, ठीक है। और हर किसी की पर्सनैलिटी एक दूसरे से अलग होती है ना। वैसे पर्सनैलिटी का टॉपिक है आपके इस सिलेबस में, वहाँ हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बस इतना जान लो कि अपेक्षाकृत जो स्थायी विशेषताएं होती हैं, एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो बनाती हैं हमारी किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी, ठीक है। और उसी वजह से जो है लोग हर किसी को किसी न किसी पर्सनैलिटी के रूप में भी पहचानते हैं कि अच्छा ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है ना। हम कहते हैं ना किसी पर्सनैलिटी बड़ी चार्मिंग है, इसकी पर्सनैलिटी बड़ी बोरिंग है ना, कुछ ना कुछ हम इस तरीके से बोलते हैं, ठीक। सो ये तो हो गई एक सब्जेक्टिविटी की बात। अब ऑफकोर्स हमारे जो पर्सनैलिटी को असेस करने की चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्टिव होती हैं, जो साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं। यहाँ तो मैंने ऐसे बताया आपको कि लेमैन लैंग्वेज में भी हम पर्सनैलिटी को नाम देते रहते हैं, है ना। लेकिन असल में पर्सनैलिटी की टाइप्स होती हैं, साइंटिफिक तरीके से हम उनको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, और वो हम पर्सनैलिटी वाले टॉपिक में पढ़ेंगे भी, ठीक है। सो पर्सनैलिटी बेसिकली होती क्या है इन टर्म्स ऑफ your psychological attribute. It is an individual's enduring characteristics that differentiate him or her from others, ठीक है। enduring characteristics
that differentiates him or her from others। ठीक है, तो पर्सनैलिटी है जो आपको दूसरों से भिन्न बनाती है। ठीक है, तो क्या है व्यक्तित्व? किसी व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्थायी विशेषताएं। ठीक है, अब जो रोज बदलेगा उसकी तो पर्सनैलिटी नहीं बता पाओगे आपकी क्या पर्सनैलिटी है। तो ये जो विशेषताएं होती हैं ये स्थायी रूप से आपको देखने को मिलेंगी किसी की भी लाइफ में, तब आप कहोगे अच्छा इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है ना। सो उसकी विशेषताएं जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाती हैं, जो उसे अन्य व्यक्तियों से ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कि हम किसी को बोल देते हैं, बोल नहीं देते हैं, ये एक्चुअली में भी होती हैं पर्सनैलिटीज साइंटिफिकली भी ऐसे, डोमिनेंट। ठीक है, यानी कि प्रभावी, या एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी। ठीक है, इस टाइप के। और इसके असेसमेंट से अब हमें क्या मिलता है, क्यों इसका असेसमेंट से क्या हो जाएगा अगर हम करेंगे तो पर्सनैलिटी का असेसमेंट। ठीक है, पर्सनैलिटी के असेसमेंट से हमें क्या पता चलेगा, अब उस अपेक्षाकृत स्थायी विशेषताएं उसकी पता चलेंगी, है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गए तो हम बता पाएंगे कि अच्छा इस पर्सन ने जो बिहेव किया वो ऐसा किया, इसलिए किया क्योंकि इसके अंदर ये विशेषताएं मौजूद हैं। ठीक है, तो यानी कि उसका जो बिहेवियर है उसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास होगी कि इसने ऐसा बिहेव क्यों किया, है ना। तो कई बार क्या होता है कि जिसको हम नहीं जानते, कोई अनजान इंसान कुछ कर देता है तो हम सोचते रहते हैं यार इसने ऐसा क्यों किया, है ना। तो क्योंकि हम उसको जानते नहीं, अगर जिसकी पर्सनैलिटी हमें पता होगी तो हमें जो है हम बता पाएंगे कि अच्छा इस पर्सन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी इस टाइप की है। और एक तो हमारे पास उसके बिहेवियर की एक्सप्लेनेशन होगी, दूसरा क्या होगा, हम फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि फ्यूचर में भी ये बंदा जो है ऐसे बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी इस टाइप की है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनैलिटी के असेसमेंट से हमें दो चीज़ें पता चलती हैं, एक तो किसी के भी व्यवहार की व्याख्या, उसके बिहेवियर की एक्सप्लेनेशन कि इसने कोई भी बिहेवियर किया तो वो क्यों किया, एंड दूसरा कि वो फ्यूचर में कैसा बिहेव करेगा, उसके बिहेवियर का, व्यवहार का पूर्व कथन हम कर पाते हैं। ठीक है, सो इससे क्या फ़ायदा होता है असेसमेंट से, यहाँ पे हम एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, explain and predict behavior of an individual। ठीक, किसी व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या करने एवं पूर्व कथन करने में सहायता मिलती है। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या एवं पूर्व कथन किसका? व्यवहार का ही। ठीक है, कि अब भाई फ्यूचर में कैसा व्यवहार करेगा, पूर्व कथन करने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पर्सनैलिटी का भी असेसमेंट का कि क्या यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वैल्यूज़। ठीक है, ये लास्ट एट्रीब्यूट हम यहाँ कर रहे हैं, वैल्यूज़ यानी कि मूल्य।
यानी कि हमारी लाइफ में हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है, किन चीज़ों को हम महत्व देते हैं, हमारे क्या बिलीफ हैं, क्या हमारे मान्यताएं हैं, है ना, किन चीज़ों को हम मूल्यवान मानते हैं हमारी चीज़ में, हमारी लाइफ में, वो कहलाता है हमारा वैल्यू सिस्टम या वैल्यूज़ या हमारे मूल्य। ठीक है, सो ये क्या होते हैं, हमारे एंड्योरिंग बिलीफ होते हैं। ठीक, और इनके द्वारा क्या करते हैं, इनके द्वारा हम ये डिसाइड कर लेते हैं, जो हमारा वैल्यू सिस्टम होता है, हमारे जो मूल्य होते हैं लाइफ के, उनके द्वारा हम एक आइडियल बिहेवियर डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, कि एक आदर्श टाइप का व्यवहार कैसा होना चाहिए, और हम कोशिश करते हैं पूरी अपनी कि हम वैसा ही व्यवहार करें, और फिर उसी आदर्श व्यवहार जो हमने दिमाग में बना लिया होता है, उसके आधार पे हम क्या करते हैं, हम दूसरों को जज करने लग जाते हैं कि इसका व्यवहार कैसा था, इसका कैसा था, है ना। तो ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ये वैल्यू सिस्टम आपका सोशल हो सकता है, आपका इकोनॉमिक हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो आपका, और मतलब हर प्रकार का ही होता है, हर किसी के बिलीफ होते हैं, अपने सामाजिक बिलीफ कुछ होते हैं, किसी के अपने आर्थिक बिलीफ कुछ होते हैं, रिलीजियस बिलीफ कुछ होते हैं, तो वो उसका जो है वैल्यू सिस्टम बना देते हैं वो चीज़ें। ठीक, अब एग्जाम्पल के तौर पे इसका एग्जाम्पल अगर हम लें, या राजनीतिक बिलीफ की, अगर किसी ने मान लिया कि ये फलानी पार्टी या ये जो भी नेता हैं ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और मतलब वो उसका बिलीफ सिस्टम है, तो वो अब उसके कंपैरिजन में चाहे कोई भी आ जाए उसको वो कुछ जो है इंसान नहीं मानेगा। एंड अगर कोई दूसरा जो है उस नेता को या उस पार्टी को नहीं पसंद करता, तो वो उसको भी उस हिसाब से जज करेगा, या पसंद करता है तो उसको वैसे जज करेगा, है ना। ये तो हो गया राजनीतिक का एग्जाम्पल। ऐसे ही रिलीजन से रिलेटेड अगर किसी का वैल्यू सिस्टम कुछ है तो वो वैसे करेगा। अब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड देखते हैं, आर्थिक का कोई अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो कि एक पर्सन है, ठीक है, उसकी सैलरी है कुछ मंथ की एक्स अमाउंट की, ठीक है, एक्स अमाउंट की उसकी सैलरी है, और वो उसमें से 70% जो है सेव करता है पर मंथ, और 30% वो खर्च कर देता है, ठीक है, और ये उसकी आइडियल सिचुएशन है। ठीक, तो मतलब वो ये मानता है कि ऐसा तो होना ही चाहिए, हर महीने जो है 70% मेरे को सेव करना है और 30% ही मेरे को खर्च करना है, ठीक है, ऐसा उसका मानना है। तो अब क्या होगा, सपोज किसी महीने उसका ज़्यादा खर्चा हो गया, ठीक, तो उस महीने वो सेव कर पाया खाली 60%, तो अब उसको जो है ना ये बड़ी व्याकुलता रहेगी, टेंशन रहेगी कि ओहो इस बार मेरे को जो है मैंने कम सेव किया, और अगली बारी हो सकता है वो इसको कंपनसेट करने के लिए 80% सेव करे, ठीक है। तो ये जो है उसका एक आदर्श बिहेवियर है उसके दिमाग में, आर्थिक इकोनॉमिक्स को लेके, ठीक है, अपनी लाइफ की जो इकोनॉमी है उसको लेके, कि मुझे ऐसे ऐसे अपनी चीज़ अरेंज करनी है। अब यहाँ पे वो अपना तो बिहेवियर इस हिसाब से अलाइन कर रहा है, साथ में अब अगर किसी को देखेगा वो कि कोई कमा रहा है और वो उसका 50% 60% खर्च कर रहा है, ठीक है, तो वो सोचेगा कि इसकी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, इसकी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो बहुत ही पुअर है, बेकार है, इसको नहीं पता कि मतलब ठीक से नहीं कर रहा है अपने फाइनेंसिस को हैंडल, तो वो उसको उस आधार पे जज भी करेगा, ठीक है। ऐसे ही हर चीज़ से रिलेटेड लगा लो, मे बी फैशन से रिलेटेड लगा लो, या जो भी लाइफ में सामाजिक चीज़ें हो गई वो सब इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो हर इंसान का अपना खुद का वैल्यू सिस्टम होता है, जिसमें वो एक आदर्श व्यवहार अपना बना के बैठा होता है कि आदर्श व्यवहार ये है, ठीक है। कोशिश उसकी रहती है कि उसी को अचीव करे वो जो उसने आदर्श व्यवहार बनाया है, और फिर उसके आधार पे वो अपना व्यवहार तो करने की कोशिश करता है, साथ के साथ वो सामने वालों को भी जज करता है कि ये कैसा व्यवहार कर रहा है, और फिर उस हिसाब से डिसाइड करता है कि इसका व्यवहार कितना सही है, कितना गलत है। तो ये होता है हमारा वैल्यू या मूल्य का सिस्टम हमारी लाइफ में, ठीक है। तो ये किस पे आधारित होता है, ये हमारे बिलीफ सिस्टम पे आधारित होता है, जैसा हम सोचते हैं और जिन चीज़ों को मान्यता देते हैं। सो इट इज़ एंड्योरिंग बिलीफ्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है,
और यहाँ पे क्या होता है, क्या प्रोवाइड करते हैं ये बिलीफ, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं फॉर देयर आइडियल बिहेवियर, प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर देयर आइडियल बिहेवियर एंड जजिंग अदर्स। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स हैं, आइडियल बिहेवियर एंड जजिंग अदर्स, तो ये आप याद रखना। ठीक है, यानी कि व्यक्ति के स्थायी विश्वास, अपेक्षाकृत स्थायी विश्वास खुद के व्यवहार और दूसरों के व्यवहार को जज करते हैं। ठीक है, सो व्यक्ति के अपेक्षाकृत स्थायी विश्वास खुद के व्यवहार और दूसरों के व्यवहार के औचित्य का मूल्यांकन औचित्य यानी उसको जज कर रहे हैं ना कि उचित है कि नहीं, के औचित्य का मूल्यांकन करने का मानक निर्धारित करते हैं, उसका स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं, है ना। मूल्यांकन करने का मानक निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब इसके असेसमेंट से, इसके मूल्यांकन से क्या पता चलेगा हमें कि किसी का बिलीफ सिस्टम कैसा है ना, किसी के विचार कैसे हैं, किसी भी पर्सन की जो डोमिनेंट वैल्यू है उसकी लाइफ में वो कैसी हैं। ठीक है, ये किन चीज़ों को तवज्जो देता है। ठीक, तो कल को आप स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जब बनेंगे तो ये आपको मतलब कि ये चीज़ आपके काम आएगी। आप जिस भी व्यक्ति से मिलेंगे या जो भी आपसे आपकी सर्विसेज के लिए जो भी नागरिक आपके पास आएंगे, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो पर्सन है ये किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, इसके लाइफ में किन चीज़ों की ज़्यादा महत्व है, तो ये किन किन चीज़ों को किस प्रकार से देखता होगा और क्या क्या उसका वैल्यू सिस्टम होगा, है ना। सो इसमें क्या पता चलता है हमें, डोमिनेंट वैल्यूज इन अ पर्सन। ठीक है, ऑफ अ पर्सन, और किस टाइप की, सिर्फ ये नहीं है कि किसी एक एरिया से रिलेटेड, नहीं, सारी डोमेन से रिलेटेड हो सकती हैं। ये एग्जाम्पल इसके कैसे, पॉलिटिकल वैल्यूज हो सकती हैं किसी की, ठीक है, रिलीजियस वैल्यू हो सकती हैं, सोशल हो सकती हैं, इकोनॉमिक हो सकती हैं, ठीक है, एटसेट्रा। यानी कि हमें व्यक्ति के प्रभावी मूल्यों का पता चलता है, प्रभावी मूल्यों का पता चलता है। ठीक है, ये प्रभावी मूल्य आपके राजनीतिक हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, या आर्थिक आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारे वैल्यू सिस्टम बने होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 एट्रीब्यूट्स जो अधिकतर मेजर तौर पे यूज़ होते हैं असेसमेंट में। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि असेसमेंट क्या है, एट्रीब्यूट क्या है कि जिसको कि मापा जा सके, है ना, किसी
इंसान के अंदर हम कहेंगे ये एट्रीब्यूट प्रेजेंट है, वो तभी कहेंगे जब हम उसे किसी साइंटिफिक प्रोसीजर के द्वारा उसको मेजर कर सकें या उसको माप सकें। ठीक है, तो ये पांचों चीज़ें जो हैं हम साइंटिफिक तरीके के द्वारा माप सकते हैं किसी भी इंसान के अंदर, जो हमने अभी पढ़ी हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो इनको एक बार ही नोट कर लीजिए। उसके बाद हम करेंगे असेसमेंट के मेथड, कि किन किन मेथड्स के द्वारा जो है हम इन एट्रीब्यूट्स को अब भाई असेस कर सकते हैं। ठीक है, असेसमेंट के कुछ मेथड्स हैं थोड़े से, वो हम कर लेंगे। इफ़ यू वांट आप इनको नोट कर सकते हैं एक बार। ओके, सो हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स यानी कि मनोवैज्ञानिक गुण जिनको कि हम एसेस कर सकते हैं, जिनका हम मूल्यांकन कर सकते हैं, वो जो भी इम्पॉर्टेंट थे हमने देख लिए। अब हम कुछ विधि देखेंगे मूल्यांकन करने की, यानी असेसमेंट के कुछ मेथड्स देखेंगे। यहाँ पे भी जो इम्पॉर्टेंट हैं हम वही देखेंगे। ठीक है, सो असेसमेंट मेथड्स। मूल्यांकन की विधियां। ठीक है, तो मूल्यांकन की विधि जो है, एसेस करने की विधि, सबसे पहली है हमारी साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है आपका जनरली दो टाइप से हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और प्रोजेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का तो मतलब समझ आता है आपको, अभी तक कितना हमने कितने बारी बात की इसकी। तो ये हो गया आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण, है ना। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में क्या होता है कि मतलब आपको एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है आपका लिया जाता है, जो वस्तुनिष्ठ तरीके से होता है, सबके लिए समान होता है ना। जनरली इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि कंपनी ने किसी को, ऑर्गेनाइजेशन को हायरिंग करनी है ना, जॉब प्लेसमेंट वगैरह में, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट यूज़ होता है, साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव टेस्ट। या जैसे हमें कौन सी ट्रेनिंग देनी है किसी को, है ना, कौन सा परीक्षण देना है, तो उसमें हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। या फिर जैसे अगर किसी को कोई मानसिक विकार है ना, तो अब जैसे परीक्षण के लिए कोई आया है, किसी को मानसिक परेशानी हो रही है, तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास अगर आया है, तो वो जिस हिसाब से उसका मूल्यांकन करेंगे, तो उसके लिए उनको क्या चाहिएगा, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट चाहिएगा। ठीक है, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में यानी कि मानसिक विकारों के डायग्नोस में, उसके निदान में भी जो है वस्तुनिष्ठ टेस्ट
ऑब्जेक्टिव टेस्ट यूज होते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? क्लिनिकल डायग्नोसिस, और ट्रेनिंग वगैरह के बारे में जब हमें पता करना हो, है ना, क्लिनिकल ठीक है। प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, जैसे जॉब सिलेक्शन के टाइम पे, है ना, या किसी भी मानसिक विकार को चेक करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हम जो है कई बार ऑब्जेक्टिव टेस्ट का यूज़ करते हैं। अब प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होता है? ये होता है प्रक्षेपी परीक्षण, ठीक है। अब ये तो जो है ये आप डायरेक्ट तरीके से करते हो कि आपको पता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आपको आंसर मार्क करना है, जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उस हिसाब से जनरली ये रहता है। इसमें क्या होता है, प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक पिक्चर दे दी, ठीक है, और आपको पूछा है कि आप इसको डिस्क्राइब करो कि आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है ना, या आप इस चीज़ से क्या सीख लेते हैं, है ना, या एक पिक्चर दे दी उसके ऊपर आपको बोला स्टोरी लिखो, है ना। तो जैसे जो आप ये एसएसबी वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या जो भी आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे जनरली प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है लोगों के लिए जाते हैं, है ना। तो अगर आपने ऐसे कोई एग्ज़ाम अटेम्प्ट किए होंगे तो हो सकता है आपको पता हो, आपने दिया भी हो प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो यहाँ से क्या पता चलता है, बेसिकली यहाँ से पर्सनैलिटी टाइप पता चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है प्रोजेक्टिव टेस्ट के जरिए हम असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी कर पाते हैं, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, व्यक्तित्व का मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है और ऑप्शंस के फॉर्म में जनरली रहता है और आपको सेलेक्ट करना होता है ना, कि क्या क्या आपका सही उत्तर हो सकता है, उसमें से क्या चीज़ आप पे फिट बैठती है। यहाँ पे क्या है, एक तरीके से ओपन एंडेड आपको दे दिया जाता है, एक पिक्चर दे दी और आपको बोल दिया कि इस पे आप लिखो, स्टोरी लिखो या क्या आपको दिख रहा है वो लिखो, है ना। तो उससे क्या पता चलता है, उससे इंसान की पर्सनैलिटी का असेसमेंट होता है, व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है प्रोजेक्टिव या प्रक्षेपी परीक्षण द्वारा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम और पढ़ेंगे जब हम पर्सनैलिटी टेस्टिंग का, पर्सनैलिटी असेसमेंट का टॉपिक है ना आपका सिलेबस में, वो जब करेंगे तब, ठीक है। बाकी अभी के लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट ये हो गया हमारा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का मेथड। एक और कौन सा मेथड हो सकता है असेसमेंट का? हो सकता है इंटरव्यू, ठीक है, साक्षात्कार के द्वारा। अब हमें किसी का कोई गुण, अब आपने देखा होगा ना कि यहाँ पे हम गुणों से रिलेटेड बात कर रहे हैं ना, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट से रिलेटेड चीज़ें। तो इंटरव्यू के द्वारा डायरेक्टली हम क्वेश्चन पूछ के भी हम चीज़ें पता लगा सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप का हम क्वेश्चन पूछे, है ना। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसे ली जाती है? 1-to-1, ठीक है, 1-to-1 इंटरव्यू होता है, सीकिंग इंफॉर्मेशन वन टू वन, ठीक है। सामने बैठ के जो है व्यक्ति से सवाल जवाब किए जाते हैं, वार्तालाप की जाती है और सूचना प्राप्त की जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या है, वार्तालाप द्वारा सूचना प्राप्त करना। किसी के भी मनोवैज्ञानिक गुणों को हम जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ के भी हम जानने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या एग्जाम्पल आएंगे, जैसे कि कोई काउंसलर है, साइकोलॉजिस्ट है, वो पर्सन से जो है डायरेक्ट बात करके, है ना, काउंसलर और क्लाइंट की कॉन्वर्सेशन जो
उनसे डायरेक्ट बातचीत करके वो पूछ सकते हैं, है ना, कि आपको कैसा फील हो रहा है, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसके द्वारा जो है वो उनके समझ सकते हैं चीज़ों को, और फिर अलग अलग उनके वैल्यू सिस्टम को सपोज जानने की कोशिश अगर करें तो वो 1-on-1 करके बातचीत करके ये चीज़ें उनके एसेस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जैसे जो सेल्स पर्सन होते हैं, डोर टू डोर जो आते हैं, है ना, जैसे कोई प्रोडक्ट कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किया, या जैसे कोई आपके इंटरनेट की सर्विसेज हैं, तो उन्होंने आपके घर भेजा एक पर्सन को कि ठीक है इनसे पूछ के आओ कि कैसा चल रहा है ना, या आपके इंटरेस्ट को जानने के लिए वो वहाँ आ जाएं। तो इस तरीके से जो है, या नए किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए वो आपकी प्रेफरेंसेस, आपके इंटरेस्ट जानने के लिए आए। तो इस तरीके से जो सेल्स पर्सन डोर टू डोर सर्वे करते हैं वो भी इंटरव्यू की फॉर्म में ही होता है। ठीक है, या जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट होता है, वो तो प्रॉपर इंटरव्यू है ही, है ना, कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए जो इंटरव्यू देते हैं वहाँ हमारे एट्रीब्यूट्स एसेस होते हैं, राइट। और जर्नलिस्ट जो होते हैं, पत्रकार, जर्नलिस्ट इंटरव्यू, जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़, जैसे जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ होते हैं, ये जैसे या बड़े बड़े पद पे जो हमारे नेता हैं, प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, राज्य के बड़े बड़े मंत्री हो गए, जो कि या सेंट्रल लेवल पे जो बड़े मंत्री हो गए, ठीक है, उनसे जो है वार्तालाप करना, है ना। देखे होंगे आपने इस टाइप के कोई इंटरव्यूज़ वगैरह, अगर और या फिर जैसे कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो गए, है ना, जिनका कि इम्पैक्ट हो, है ना, ठीक है, तो ऐसे इंटरव्यूज़ जर्नलिस्ट द्वारा करना। ठीक, तो काउंसलर क्या होता है, हमारा परामर्शद होता है, और क्लाइंट मतलब सेवार्थी। ठीक है, इनकी आपस की कॉन्वर्सेशन आ सकती है, उसको वो भी इंटरव्यू की कैटेगरी में आती है। सेल्स पर्सन, डोर टू डोर वाला, सर्वे वाला, और ये यहाँ पे ये पत्रकार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड यानी कि इंटरव्यू का मेथड। उसके बाद आता है हमारा थर्ड मेथड, केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी को और क्या बोलेंगे, व्यक्ति अध्ययन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जो है डीपली स्टडी करते हैं। ठीक है, इन डेप्थ हम स्टडी करते हैं, बहुत ही गहराई से हम स्टडी करते हैं किसी भी पर्सन के बारे में। ठीक है, किसी भी पर्सन के केस को हम जो है बहुत गहराई से, गहनता से जब हम अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है उसकी केस स्टडी। ठीक है, यहाँ पे उनके जो मनोवैज्ञानिक गुण हैं, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है, उनको हम बहुत डीपली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, और इसके लिए क्या होता है, इसके लिए केस स्टडी में ये नहीं है कि हम सिर्फ प्रेजेंट कंडीशंस को समझेंगे, इसके लिए हमें उनके पास्ट को भी समझना होता है। ठीक है, तभी वो इन डेप्थ स्टडी, है ना, किसी की भी लगभग लगा लो कि ऑलमोस्ट अभी तक उसने जो भी लाइफ जी होगी पास्ट से लेके प्रेजेंट तक, वो सारी चीज़ हम जो है डीपली हम अंडरस्टैंड करते हैं, हम उसको समझते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। इसमें उसकी हिस्ट्री इंक्लूडेड होती है। हिस्ट्री में ना सिर्फ उसकी फैमिली लाइफ होती है, इंडिविजुअल लाइफ होती है, बल्कि कैसा उसको एनवायरनमेंट मिला है। ठीक है, उसका जो साइको सोशल एनवायरनमेंट है वो कैसा था, और उसका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो कैसा था, क्योंकि इन चीज़ों का भी जो है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पे प्रभाव पड़ता है ना। ये हम अपने एनवायरनमेंट वाले टॉपिक में देख भी चुके हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है किसी भी व्यक्ति की जो इन डेप्थ स्टडी होती है वो कहलाती है केस स्टडी। ठीक है, इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के बारे में गहनता से अध्ययन करना।
ठीक है। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें उसके प्रेजेंट को तो समझना ही पड़ता है, साथ के साथ साथ हम उसके पास्ट को भी समझते हैं ना। यहाँ पे हम क्या स्टडी करते हैं, बेसिकली उनके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को स्टडी करते हैं, है ना। मनोवैज्ञानिक गुणों को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अध्ययन इस चीज़ का किया जाता है और वो हम प्रेजेंट से करते हैं और हिस्ट्री से भी करते हैं। हिस्ट्री में क्या क्या आएगा आपका, हिस्ट्री में भी और प्रेजेंट में भी, ठीक है। यानी कि इतिहास और प्रेजेंट, अभी का टाइम, ठीक है। इसमें हम दो चीज़ें ज़रूर देखते हैं, एक तो उनका साइको सोशल एनवायरनमेंट, साइकोसोशल एनवायरनमेंट और फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल भी एनवायरनमेंट जो कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, ठीक है। साइकोसोशल मतलब मनोसामाजिक पर्यावरण, ठीक है। ये परतें हम ऑलरेडी कर चुके हैं एनवायरनमेंट के, पर्यावरण के टॉपिक में, तो आई होप ये आपको याद होगा, ठीक है। और ये हो गया आपका भौतिक, कैसे कैसे वो जो है असर डालती हैं बच्चे की ग्रोथ पे और मानसिकता पे, है ना। तो ये चीज़ें हमें केस स्टडी में काम आती हैं। जब हम ये एनवायरनमेंट को समझते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा इस एनवायरनमेंट की वजह से ये असर रहा होगा, बचपन में ऐसे रहा होगा, है ना। तो इनका कहाँ यूज़ होता है, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, इसके एग्जांपल एक तो क्लिनिकल डायग्नोस में, ठीक है। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, अब किसी को अगर कोई मानसिक परेशानी आ रही है और वो जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, तो वो उनसे जो है सिर्फ प्रेजेंट की नहीं पूछते हैं, ये तो पूछेंगे कि ऑफ कोर्स आप क्यों आए हो, आप क्या चीज़, क्या परेशानी फेस कर रहे हो जिसकी वजह से आप आए हो। तो आप सपोज करो कि अगर परेशानी बड़े लेवल की है, किसी बड़े मानसिक विकार जैसी लग रही है, तो वो उसको जो है उसकी हिस्ट्री पूरी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि केस स्टडी में हिस्ट्री जानी जाए। क्लिनिकल डायग्नोसिस में ये ज़रूर एक महत्वपूर्ण स्टेप होता है कि आप हिस्ट्री से पता करते हैं कि अच्छा क्या कोई प्रीवियसली ऐसा इंसिडेंट हुआ लाइफ में जिसकी वजह से कुछ हुआ है, या आपका पालन पोषण किस प्रकार का था, आपका एनवायरनमेंट किस प्रकार का था, मतलब जितनी भी पास्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। उनका इकोनॉमिक स्टेटस, जैसे कि हमने जो भी चीज़ें पढ़ी थी, होम की कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, ज्योग्राफी कंडीशंस, है ना, ये सब आपको याद होगा मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो हैं हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। तो कहाँ पे यूज़ होता है, एक तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे कि अच्छे से जो मानसिक विकार है उसका डायग्नोस हो सके, उसकी पहचान हो सके और फिर आगे जो है उसका प्रोवाइड किया जा सके निवारण, ठीक है। सो नैदानिक मनोवैज्ञानिक यूज़ करते हैं इसको। या फिर केस स्टडी जो है जब ये सोशल रूप से भी इसका यूज़ होता है कि जैसे आपकी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में, कहीं पे भी जो है अगर कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिसने कुछ अचीव किया है, हमें उसकी स्टोरी जो है वो सबके सामने लेके आनी है कि कैसे इस पर्सन ने किस किस तरीके से अचीव किया, तो वहाँ पे भी हम जो है उसकी केस स्टडी करते हैं और फिर उस चीज़ को जो है रिप्रेजेंट करते हैं ताकि लोग उससे मोटिवेट हों, इंस्पायर हों, है ना, और वैसा ही अपने जीवन में भी करने की कोशिश करें, है ना। तो जैसे जो भी बायोग्राफी से रिलेटेड मूवीज़ होती हैं जिसमें कि जैसे देखे होंगे आपने MS धोनी वगैरह या भाग मिल्खा भाग, तो उसमें क्या है वो मूवी बनाने से पहले बहुत अच्छे से गहन तरीके से जिनके ऊपर भी वो मूवीज़ बनी हैं उनके ऊपर पूरा अध्ययन किया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है और फिर वो चीज़ जो है
रिप्रेजेंट की जाती है सबके सामने। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इन मूवीज़ में भी, अगर इनमें से कोई भी मूवी आपने देखी है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कैसा उनके, सिर्फ ये नहीं कि करंट में जो अचीवमेंट है उसके बारे में बात है, नहीं, बचपन से लेके पूरी उनकी जर्नी दिखाई जाती है कि कैसे, किस एनवायरनमेंट में वो पले बड़े थे, किन किन मुसीबतों का सामना उन्होंने किया था, कैसा उनका साइको सोशल एनवायरनमेंट था, कैसा फिजिकल एनवायरनमेंट था, क्या सुविधाएं प्राप्त थी, किन चीज़ों का अभाव था, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं और तभी वो पॉसिबल है जब उसकी केस स्टडी की गई हो, उसका गहन रूप से अध्ययन किया गया हो। ठीक है, तो दूसरा क्या है इसमें, लाइफ एक्सपीरियंसेस जो शेयर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस जो होता है, उसमें भी केस स्टडी काम आती है। ठीक है, एग्जाम्पल बायोग्राफीज जो होती हैं, किसी की जीवनी वगैरह जो देखते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड मेथड विच इज़ केस स्टडी। नेक्स्ट मेथड हम करते हैं फोर्थ, ये है ऑब्जर्वेशन का मेथड। ठीक है, ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण। अब यहाँ पे हम जो है क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं। किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, अब ऑब्जर्व तो हर कोई करता है ना, लेकिन यहाँ बात हो रही है फॉर्मल तरीके से ऑब्जर्वेशन की। तो फॉर्मल तरीके से जब हम ऑब्जर्व करते हैं, हम बहुत ही सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर्स के थ्रू जो है हम ऑब्जर्व करते हैं, ताकि उसमें हमारे जो पर्सनल बायसेस हैं, हमारा जो खुद की थिंकिंग है, वो सब चीज़ें जो है ना आए, है ना। और ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण जो होता है वो रियल टाइम में होता है ना, कि आप अपनी आंखों के सामने उसी समय में, उसी क्षण में किसी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि ठीक है तुम आज ये काम कर लो, मैं तुम्हें कल ऑब्जर्व कर लूँगा, नहीं। जब वो कोई टास्क कर रहा है, कुछ परफॉर्मेंस हो रही है, आपको उसे टाइम ऑब्जर्व करना है, तभी वो ऑब्जर्वेशन है ना। तो वो ऑब्जर्वेशन क्या होती है, रियल टाइम में होती है। ठीक, तो एक तो ये होती है डन इन रियल टाइम, ठीक है, तात्क्षणिक होती है ये, यानी कि उसी क्षण होती है, जिस टाइम पे चल रहा होता है एक्टिविटी, उसी टाइम पे ऑब्जर्वेशन होती है। और ये ऑब्जर्वेशन कैसी होती है, सिस्टमैटिक होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं इसमें। ठीक है, जिसमें कि ये ध्यान रखा जाता है कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको ना मिक्स कर दें कहीं ऑब्जर्वेशन के दौरान। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अब जैसे सपोज करो कोई छोटा बच्चा है जिसको आपको ऑब्जर्व करना है, और वो बच्चा मतलब कि अपने आप, वो मतलब काफ़ी छोटा बच्चा है और वो अपने आप से कुछ बोल बता नहीं सकता, तो आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि वो मदर के साथ कैसे इंटरेक्शन कर रहा है ना। छोटे बच्चे मदर के साथ तो इंटरेक्ट करते ही हैं, जब भी वो अगर वो बोलते भी नहीं है तब भी, चाहे वो कितने ही छोटे हों। सो मदर चाइल्ड के इंटरेक्शन के द्वारा हम समझ सकते हैं अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी हो रही है तो। एंड स्पेशली देखा होगा आपने, जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं या जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, अगर किसी बच्चे को या इस टाइप से कोई परेशानी हो रही है तो वो इन्हीं इंटरेक्शंस के द्वारा जो है समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चा किसी परेशानी में तो नहीं है। ठीक है, अगर वो मतलब रो रहा है और अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, मदर चाइल्ड इंटरेक्शन, ठीक है, ऑब्जर्विंग मदर चाइल्ड इंटरेक्शन। ठीक है, मदर चाइल्ड इंटरेक्शन को ऑब्जर्व करना। ठीक है, ये जो प्रोसेस होते हैं क्या होते हैं, व्यवस्थित, संगठित और वस्तुनिष्ठ ढंग से किया जाता है। व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ, संगठित और वस्तुनिष्ठ
ढंग से, है ना। एग्जाम्पल क्या लेंगे इसका, मातृ शिशु अंतःक्रिया, ठीक है, मातृ शिशु अंतःक्रिया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात एक ये है कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है इस मेथड में, ऑब्जर्वेशन के मेथड में। तो यस, क्यों, क्योंकि नो डाउट हम यहाँ पे सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज, ऑब्जेक्टिव तरीके फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ऑब्जर्वेशन कर कौन रहा है, हम कर रहे हैं, हम एज अ पर्सन, है ना। यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड, मतलब हम कोई क्वेश्चन तो पुट नहीं कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन करते टाइम क्या यूज हो रहा है, ऑब्जर्वेशन करते टाइम हमारे खुद के कॉग्निटिव प्रोसेस यूज हो रहे हैं, है ना, हमारे खुद की सोच, हमारे खुद के देखने का नजरिया, ये सब चीजें यूज हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है चांसेस रहते हैं कि व्यक्तिनिष्ठता आ ही जाए, है ना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के टाइम पे हम कोशिश बहुत करते हैं कि हम सारे जो है सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड और ऑब्जेक्टिव तरीके फॉलो करें, हम पूरी वस्तुनिष्ठता लेके आएं, लेकिन अल्टीमेटली हम सब क्या हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, है ना। तो एक प्रोफेशनल भी होगा तो भी जो है कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन के टाइम पे, प्रेक्षण के टाइम पे जो है व्यक्तिनिष्ठता आने के चांसेस रहते हैं, ठीक। तो ये इस मेथड की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक। सो मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, यानी कि बड़ी समस्या सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारा देखने का नज़रिया, हमारा खुद का एक्सपीरियंस, अगर सेम टाइप का एक्सपीरियंस हुआ हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो चीज़ हल्की सी जो है इंटरप्रिटेशन के टाइम पे, जब ऑब्जर्व कर लिया तो उसको हम इंटरप्रेट भी करेंगे ना चीज़, ऑब्जर्विंग के टाइम पे ही, इंटरप्रिटेशन के टाइम पे जब हम उसको कर रहे हैं तो उसमें हमारी सब्जेक्टिविटी आने के चांसेस हो सकते हैं, यानी कि व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन का, प्रेक्षण का। अब लास्ट एक और कर लेते हैं, फिफ्थ, जिसके द्वारा हम अपने साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को एसेस कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, वो है सेल्फ रिपोर्ट। यानी कि आत्म प्रतिवेदन, ठीक है। अब यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि हम खुद बताते हैं अपने बारे में, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम जो बता रहे होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे विचार होते हैं, हमारे बिलीफ हो सकते हैं, हम अपने बारे में दे रहे होते हैं कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, यानी कि कुछ फैक्ट्स हम बता रहे होते हैं अपने बारे में यहाँ पे, कि जैसे या जैसे मेरे पूरे दिन में क्या हुआ, तो उसमें मैं अगर अपनी डायरी में लिखूं कि आज ऐसे ऐसे हुआ और किसी भी सिचुएशन में मुझे ऐसा फील हुआ, है ना, ऐसा होता तो मुझे ऐसा लगता, या व्हाटएवर, ठीक है। तो जो भी मैं वहाँ पे उस डायरी में लिखूंगी आज कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या मैंने किया, कैसे दिन और अच्छा हो सकता था, उससे क्या मिलेगा किसी को, उससे ये पता चलेगा कि मेरे जो थॉट्स हैं या मेरे जो ओपिनियंस हैं, मेरे जो बिलीव्स हैं वो क्या हैं, और ये जो इन्फॉर्मेशन होगी ये मेरे बारे में एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी, है ना, ये फैक्ट्स होंगे। तो सेल्फ रिपोर्ट में क्या होता है, बेसिकली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है किसी इंसान की जो कि वो खुद प्रोवाइड करता है, और वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वो उसके विचारों के रूप में, उसके बिलीफ सिस्टम के रूप में होती है, ठीक है। जैसा वो सोचता है, जो वो जिन चीज़ों में उसका विश्वास है, वो सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है। पहली बात तो ये, जो अपने बारे में जो जितना बताएगा वो उससे बड़ा फैक्ट कोई दूसरा नहीं बता पाएगा ना, है ना। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, सबसे एकदम डायरेक्ट सोर्स ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये, देखा जाए तो किसी भी इंसान का फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ओपिनियंस एंड बिलीव्स अबाउट सेल्फ।
ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पर्सनल डायरी। जैसे मैंने बताया आपकी पर्सनल डायरी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होती है इस चीज़ का, जिससे कि इन चीज़ों के बारे में पता चले क्या ओपिनियन है क्या, और ये सब क्या है, ये एकदम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी उसमें, ठीक है। पर्सनल डायरी के अलावा और कहाँ ऐसा होता है जहाँ हम खुद बता रहे होते हैं अपने बारे में, इंटरव्यूज़ है ना, जैसे पॉडकास्ट वगैरह आजकल चल रहे होते हैं। पॉडकास्ट में क्या होता है जनरली, वो उस इंसान के विचारों के बारे में, कैसा आप सोचते हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर पूछ लेते हैं ना, अच्छा आप इस पे आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, है ना। तो वो वहाँ पे इंसान जो है अपने खुद के विचार वहाँ पे खुद ही प्रस्तुत कर रहा होता है। तो ऐसे चीज़ों में भी आजकल जैसे जो इंटरव्यू पॉडकास्ट होते हैं जिसमें कि उस पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है, जो जिसमें कि उसके विचारों का पता चले हमें, तो वहाँ पे भी हम खुद ही अपने विचार बता रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं वो आती हैं हमारी सेल्फ रिपोर्ट या आत्म प्रतिवेदन में, जिसमें कोई और नहीं बता रहा होता। जैसे अब कोई साइकोलॉजिस्ट होगा, वो तो टेस्टिंग के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, इन चीज़ों के द्वारा बताएगा कि ठीक है भाई, आप पर्सनैलिटी टेस्ट के द्वारा बताएगा कि आपका बिहेवियर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये वो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप खुद बता रहे हो अपने बारे में कि ऐसा है ऐसा है। फिर कोई पूछेगा अच्छा ऐसा क्यों है, तो आप वो भी बताओगे कि क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा है इसलिए आप ऐसा बिहेव कर रहे हो, है ना। तो सारी बातें जो है अपने बारे में यहाँ पे वो आप खुद बता रहे होते हो, चाहे वो लिख के अपनी डायरी की फॉर्म में बता रहे हो या कोई आपसे पूछ रहा है तो आप उनको बता रहे हो, है ना। इस तरीके से होता है। सो यहाँ पे क्या होता है, स्वयं अपने विश्वासों, मतों आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करना, ठीक है। ठीक, एग्जाम्पल इसका व्यक्तिक डायरी, ठीक है, मैंने लिख ही दिया इधर। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये। तो अगर आपसे क्वेश्चन में इस टाइप से एग्जाम्पल दिया जाए कि व्यक्तिक डायरी जो है कौन से असेसमेंट का मेथड है, तो आपको पता होना चाहिए ये सेल्फ रिपोर्ट का है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ रिपोर्ट, ठीक है। तो ये हमारे 5 मेथड यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, सो आज की क्लास में हमने मनोवैज्ञानिक आकलन यानी साइकोलॉजिकल असेसमेंट का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने पहले तो देखा कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होती है, जिसमें कि हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स यानी मनोवैज्ञानिक गुणों को माप सकें, उनको मेजर कर सकें और उनका आकलन कर सकें, ठीक है, उनको इवेल्युएट कर सकें। वो कहलाता है हमारा साइकोलॉजिकल मूल्यांकन, ठीक है, या साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि वो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं जिनको हम असेस करते हैं जनरली, और उनके असेसमेंट से हमें क्या पता चलता है ना। और फिर हमने कुछ असेसमेंट के मेथड्स देखे। तो आज की क्लास में ये हमने किया एंड हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हालांकि मैंने क्लासेस के बहुत शुरू में ये बात ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे जो भी मैं आपको करा रही हूँ आप उसके साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए, है ना, और अपने सिलेबस की कॉपी अपने पास एक ज़रूर रखिए, ठीक है। और आप चेक करते चलिए कि ठीक है हमारा ये चीज़ कवर हो गया है। एंड इतना तो मैं ऑलरेडी कह चुकी थी, अब इसमें जो ऐड ऑन है आज वो ये है कि ये अभी तो मैंने आपको टाइम गैप दिया है यहाँ पे क्लासेस कराने में, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत लंबे थे जो अभी तक हमने किए हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये आपने अच्छे से नोट्स बनाए हैं एंड आप उनको रिवाइज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिवाइज आप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और याद होना चाहिए दिमाग में। आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे तब वो चीज़ याद होगी, है ना। सिलेबस खत्म होने के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे एंड प्रैक्टिस के टाइम पे जब हम क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो जब आपको वो चीज़ अगर याद होगी, समझ आई होगी, तभी उस चीज़ का कोई फ़ायदा होगा, है ना। अगर आपके पास नोट्स बने होंगे तो आप बहुत जल्दी उसमें से गो थ्रू भी कर पाएंगे, रिवाइज भी कर पाएंगे एंड क्वेश्चंस के साथ साथ वो चीज़ आपकी और पक्की हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनको रिवाइज करते चलें एंड आगे आगे जैसे अभी टाइम आएगा तो चीज़ें थोड़ी सी फास्ट भी देखने को मिलेंगी आपको चैनल पे। तो ये कहना था। एंड सेकंड चीज़, कभी कभी मैं जो पोस्ट का सेक्शन होता है, कम्युनिटी का सेक्शन होता है यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे एक आधे क्वेश्चन मैं डाल देती हूँ। तो कोशिश करिए अगर आपको क्वेश्चन दिख जाते हैं तो उनको अटेम्प्ट करने की, क्योंकि वहाँ पे आपको उसका आंसर भी पता चल जाता है कि क्या आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा टॉपिक कंप्लीट 6th। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मोटिवेशन, ठीक है, अभिप्रेरणा। यहाँ पे 2 टॉपिक हैं बेसिकली, अभिप्रेरणा एवं व्यक्तित्व, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ मोटिवेशन करेंगे। मोटिवेशन, और मोटिवेशन में क्या है, क्राइटेरिया ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर, ठीक है, अभिप्रेरित व्यवहार की कसौटी, ये हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि पर्सनैलिटी जो है आपका और टॉपिक है पर्सनैलिटी के ऊपर, यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, इस वाले टॉपिक को हम जब ये करेंगे तो उसके साथ कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा अभिप्रेरणा रहेगा, अभिप्रेरित व्यवहार की कसौटी, ये टॉपिक हम करेंगे, ठीक है। तो क्लास खत्म होती है आज की। अगर ये आपको अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, आपको समझ आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।